विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। कक्षा 10वीं इकाई क्रमांक 2, इस हिंदी विषय के इकाई क्रमांक 2 के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। लेखक नरेंद्र छाबड़ा। असल में पहले नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ इन्होंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से वह स्थान पाती रहती है। दो लघु कथा, लघु का अर्थ होता है छोटी। लेखक कहते हैं कि हमारी जो मानसिकता है, इस मानसिकता या मानसिक प्रवृत्ति के बारे में इन्होंने इस पाठ के माध्यम से कुछ संदेश दिया। हमारी मानसिक प्रवृत्ति कैसे होती है, लेखक ने इसके माध्यम से यह भी दर्शाया कि जब लोग बड़ी बड़ी दुकानों, बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े होटल है, वहां जाते हैं तो वहां वे सामानों के निश्चित मूल्य को कोई तोल मोल या मोल भाव नहीं करते, निकाल कर देते, चुपचाप मांगे गए पैसे शौक से अदा करते। पर कभी छोटे दुकानदार या खोमचे वाले, खोमचे बड़े से परात में कुछ सामान लेकर बेचने वाले, खोमचा मतलब एक डमरू के आकार का एक ढांचा, उसके ऊपर परात रखी जाती है, छोटी सी दुकान में लगाते, चाहे चाट की हो किसी और की हो। इन दुकानों के जो दुकानदार होते, जब वहां से कुछ सामान खरीदते तो लोगों का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। लोग उनसे 2-1 रुपए कम करने के बारे में बहस भी करते रहते। हमें यही मानसिकता बदलनी चाहिए। ये मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सख्त जरूरत होती है, चाहे वह रेडी वाले हो, चाहे फेरी वाले हो। इन लोगों को सख्त जरूरत होती है, उनसे उनका घर चलता है। लेकिन नहीं, जहां मोल भाव करना चाहिए वहां मोल भाव नहीं करते, जहां मोल भाव नहीं करना चाहिए वहां मोल भाव करते रहते। ये लोगों की मानसिकता बदलना, यही इस पाठ का सबसे बड़ा मकसद है। असल में दूसरी जो लघु कथा दी गई है, इस लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर एक करारा व्यंग्य भी किया है। आज भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के शिकार एक युवक के बारे में बताया। उसके सामने भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा और कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं रहता है। पर सत्य का पालन करना उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। ये दूसरी लघु कथा में लेखक ने इसमें व्यक्त किया हुआ है। आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पहली लघु कथा है कंगाल। कंगाल का अर्थ होता है निर्धन या गरीब। कंगाल का अर्थ क्या होता है? निर्धन या गरीब। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। वर्ष यानी साल, बड़ी यानी ज्यादा, भीषण यानी भयानक। बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारों से तपते रहते ही थे। जो दिन है मानो अंगार की तरह तप रहे थे, जैसे कोई अंगार जल रही हो। और अंगार से जितनी तपन हमें महसूस होती है, वैसी तपन दिन में महसूस हो रही है। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। रात में भी जो लू यानी वो वायु, वो हवा, तपी हुई वायु या उसकी जो झोंक होती है, वो लू और उमस से
उमस से चैन नहीं मिलता था। जो उमस, गर्मी, जो हवा बिना, मानो उसे क्या है, चैन नहीं मिल रहा था। सोचा इस लिज लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। लेखक कह रहे कि मैंने सोचा कि जो उम्मस से, हवा न चलने से मालूम होने वाली जो गर्मी, उसे हम कहते, जो लू है, इसके कारण क्या हुआ, लिज लीजे, लिज लीजे ले एकदम सीलन भरा, लिज लीजा, जिसे हम बेकार भी कहेंगे, बेढंग कहेंगे, और जो घुटन भरा, जो सांस लेने में होने वाली कठिनाई की स्थिति, ऐसे घुटन भरे मौसम से राहत यानी मुक्ति पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ी पर बिताए। कितना गर्मी के कारण पूरा शरीर जो पसीने से तरबतर, उमस महसूस हो रही है, रातों में भी लू वाली हवा चल रही है, दिन तो अंगारों की तरह तप रहे, भयानक गर्मी। फिर उन्होंने तय किया चलो कुछ दिन पहाड़ों पर क्या हो जाएंगे, बिताएंगे। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अगले सप्ताह, अगले हफ्ते में पर्वतीय स्थल, पर्वतीय जगह की ओर यात्रा पर निकल पड़े, सफर के लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों में मन में सुकून सा महसूस होने लगा। 2-3 दिन वहां रहे और 2-3 दिनों में उन्हें सुकून यानी शांति महसूस होने लगी। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, वहां का कुदरती सौंदर्य, प्राकृतिक कुदरती नैसर्गिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने मानो अपनी छाती ताने खड़े हैं, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, कहीं दीर्घ यानी लंबे समय से सिद्ध करने वाले वे वृक्ष, पेड़, हम कितने पुराने कितने बड़े हैं। पहाड़ों की नीरवता में, पहाड़ों की जो नीरवता है, शांति, ध्वनि न होना, शब्दहीन होना में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलने के लिए पर्याप्त थे। मेरे मन को बदलने के लिए, सुकून देने के लिए ये सारी चीजें पर्याप्त थी, पूरी थी। कौन कौन सी चीजें थी? नंबर 1, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य। नंबर 2, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, मानो अपनी लंबी दीर्घता मानो वो सिद्ध कर रहे। पहाड़ों की नीरवता में, शांति में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करने वाले, कलकल छलछल आवाज से बहने वाले झरने मन बदलाव के लिए साधन मतलब पर्याप्त थे। मुझे काफी सुकून मिल रहा था यहाँ। अभी उस दिन शाम के वक्त झील किनारे हम टहल रहे थे। शाम के वक्त जो है एक झील के किनारे हम टहल रहे थे, घूम रहे थे। एक भुट्टे वाला आया, जो भुट्टा जो भूनकर खाया जाता है, नमक मिर्च मसाला लगाकर अंगार पर भुना जाता है। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही मैंने पूछ लिया, कितने का है? बेचारा भुट्टे वाला आया पास में, कहने लगा, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर लगा, उसमें मसाला लगा कर देता हूं। मैंने सहज पूछ लिया कि कितने का है? 5 रुपए का। क्या? मानो 5 रुपए सुनने के बाद तो इनके मानो जैसे कोई पहाड़ ही टूट गए। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। हमारे शहर में क्या 2 रुपए में एक मिलता है?
चलो तुम 3 रुपए ले लो, भाई 5 रुपए तो ज्यादा होते। मतलब उसके साथ मोल भाव करने लगे। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा, 5 रुपए से कम में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। इतना कहकर ये परिवार के साथ घूमने आए होगे, वो आगे उस किनारे किनारे आगे बढ़े। अभी लेखक की ये बातों के माध्यम से लोगों की मानसिक वृत्ति कैसे दिखाई दे रही। जो व्यक्ति जो है, ये जो बेचारा फेरी वाला, रेडी वाले, ये थोड़ा बहुत सामान बेचकर उन्हें ढेर सारा मुनाफा तो नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, तो उससे वह अपना गुजारा अवश्य करते, उनकी मेहनत है। लेकिन बड़े बड़े जो मॉल है, शोरूम है, उनमें हम जाते हैं, जितना मूल्य हमें वो बताते उतना मूल्य हम बड़े शान से देते, और वहां हमें कोई मोल भाव नहीं करते। ये मानसिकता हमारी बदलनी चाहिए। लेखक कहते कि मैं आगे बढ़ गया, एकाएक अचानक पैर ठिठक गए। ठिठकना यानी रुकना। और मन में विचार उठा, मन में विचार निर्माण आया कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं हम लोग, अच्छे होटलों में रुकते, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च कर लेते, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते, तोलमोल करते, भाव करते। एकाएक रुकने के बाद उनके मन में विचार आए। इन विचारों के कारण वह रुक गए। कितने कंगाल हैं हम लोग, कंगाल शीर्षक आया। कितने निर्धन, कितने गरीब हैं हम। उल्टे कदम में लौटा, मैं कितने गरीब हैं हम। उल्टे कदम में लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह, अपने रास्ते। मन अब सुकून, शांति का अनुभव कर रहा था। मेरे मन को शांति मिल रही थी, क्योंकि लेखक ने एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से ये बात व्यक्त की है कि जहां हमें सच में मोलभाव करना चाहिए वहां मोलभाव नहीं करते, और जहां नहीं करना चाहिए वहां हम करते। इसीलिए ये मानसिकता हमें बदलनी चाहिए, इस सोच को हमें बदलना चाहिए। ये पहला प्रसंग इन्होंने इस पहली लघु कथा के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। अभी हम दूसरी लघु कथा की ओर जाते हैं। दूसरी लघु कथा सही उत्तर। क्या है? सही उत्तर। आइए, क्या सही उत्तर? अब तक वो कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। अब तक वो कितने स्थानों पर अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। आवेदन का किसी काम के लिए की जाने वाली प्रार्थना, जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते, अर्जी भी कहते। कितने स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, मुलाकात दे चुका था, इंटरव्यू दे चुका था। साक्षात्कार, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही। नाकामयाब, असफल। उसके बाद जो प्रमाण पत्र थे, कई डिग्रियां उसके पास थी, ये सारे प्रमाण पत्र की जो फाइल भी उनको असफलता दिला रही थी। नाकामयाब, असफलता दिलाने में असफल रही। हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत। कुछ लोग रिश्वत लेते हैं। रिश्वत का बोलबाला होने के कारण, बोलबाला होना यानी प्रभाव होने के कारण, योग्यता यानी काबिलियत के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाता था।
उसका चयन यानी चुनना, काबिलियत थी, योग्यता थी, अच्छे प्रमाण पत्र थे, लेकिन उसका चयन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला, ये सारे कारण हुआ थे। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। ये कहते हैं कि भ्रष्ट सामाजिक जो व्यवस्था है, ये भ्रष्ट सामाजिक जो व्यवस्था इंतजाम है, उसको कोसने के अलावा, कोसना यानी बुरा भला कहना, निंदा करना, इसके अलावा उसके पास या उसके वश में, उसके कब्जे में कुछ भी तो था नहीं, बस कोस ही सकता था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। आज उसे फिर एक जगह साक्षात्कार, मुलाकात के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था। आज तक वह देश प्रेम, हमारे अंदर होने वाली नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, इन सब पर वह तर्कपूर्ण बड़े अच्छे से ये विचार रखते हुए आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। उसका चयन हुई नहीं, कामयाबी उसे मिलती नहीं थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? आज जिस जगह वह साक्षात्कार के लिए गया, इंटरव्यू के लिए गया, उस जगह जो मंडल बैठा था, प्रतिनिधि मंडल जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, साक्षात्कार ले रहे थे, उसमें से एक ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है? क्या कह रहा है वही वक्त, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। ये घून यानी क्या? अनाज, लकड़ी आदि में लगने वाला एक छोटा कीड़ा। भ्रष्टाचार ऐसा कीड़ा है जो पूरे देश को घून की तरह खा रहा है। इससे सारी सामाजिक व्यवस्था जो है वो चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है उसने। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है भ्रष्टाचार। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है, कलंक। कलंक यानी धब्बा, दाग, लांछन। भ्रष्टाचार एक देश के लिए कलंक है, एक धून की तरह है जो पूरी सामाजिक व्यवस्था को खा रहा है, खत्म कर रहा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। ये जवाब सुनकर वह हंसे। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। जो तर्क दे रहा था, दलील दे रहा था, वही वक्त उन्हें रुचि लगने लगी, अच्छा लगने लगा। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, ये रिश्वत को आप क्या मानते हैं? दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया कि आप रिश्वत को क्या मानते हैं? आप रिश्वत को क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। भ्रष्टाचार ऐसा कीड़ा है, अभी रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर, अवसर यानी मौका, हम अपने प्रियजनों, जो प्रिय होते, परिचितों, जाने पहचाने, मित्र दोस्त को उपहार देते। उपहार, भेंट, सौगात। भ्रष्टाचार, रिश्वत जो भ्रष्टाचार की बहन है। युवक ने जवाब दिया, क्या कहने लगा कि ये भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते,
भेड़ देते, सौगात देते। इस स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसका स्वरूप भी जो है रिश्वत का कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। हम जो उपहार देते, सौगात देते, भेंट देते, उसको देकर केवल खुशियों के या कर्तव्य का हम आदान प्रदान करते। आदान प्रदान यानी लेन देन, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, जब हम रिश्वत देते हैं तो क्या होता है, रुके हुए कार्य जो है, रुके हुए काम, दबी हुई फाइलें, कुछ फाइलें हमारी दबी हुई है जो बाहर निकलती ही नहीं, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, जो हमारी पदोन्नति तरक्की टल रही है, जो नहीं हो रही है, रोकी गई नौकरी, कई नौकरियां रोकी जाती है, आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। आप रिश्वत दोगे तो कौन कौन से काम हो जाते हैं, दबी हुई फाइलें दोबारा निकलती है, जो हमारी पदोन्नति होती है, रोकी गई नौकरी, नौकरी मिल जाती है। ये सब रिश्वत देने के कारण ही सफलता हासिल हो सकते, सफल हो सकते। तब भी ये समाज के माथे पर कलंक है, तभी भी ये समाज के माथे पर कलंक है, धब्बा है। इसका समर्थन यानी पुष्टि करना, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, इसकी पुष्टि हम कतई नहीं की जा सकती। ऐसे मेरी धारणा है, ऐसा मेरा मत है, युवक कह रहा है। कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया, इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकलकर आ गया। युवक जानता था कि यहां भी अभी चयन नहीं होगा, यहां भी मुझे चुना नहीं जाएगा, मेरा चयन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद, गंभीरता से विचार विमर्श किया उन्होंने। क्या विचार विमर्श किया? युवक ने सही उत्तर दी, दांत देते हुए, तारीफ करते हुए, समर्थन करते हुए उसका चयन कर लिया, उसको नियुक्त किया। आज वो समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, सत्य जो है कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं, लेकिन वो परास्त नहीं हो सकता, हार नहीं सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है, ये बात युवक ने समझी। और यही इस दूसरे लघु कथा का संदेश है। क्योंकि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एक धून की तरह पूरी हमारी सामाजिक व्यवस्था को भ्रष्ट कर देता है। सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। अपना सत्य जो है कुछ समय के लिए हमको निराश कर सकता है, लेकिन परास्त नहीं कर सकता। ये बात इन्होंने इस सही उत्तर इस लघु कथा के माध्यम से बताई है। धन्यवाद।